आज बहुत ही सुंदर एक टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूं और अलग सब्जेक्ट लेंगे, एकदम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर में जाएंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है सेल्स सीक्रेट। सेल्स के क्या क्या सीक्रेट है और सेल्स किस तरह से हम अच्छी तरह से कर पाए, उस विषय में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। कस्टमर फोकस। आप कोई भी एक्टिविटी करो ना दोस्तों, कस्टमर को ध्यान में रख के करो। आप कोई भी बात करो, कोई भी प्रेजेंटेशन दो, पहला सेल्स फंडामेंटल ये है कि मैं कस्टमर कस्टमर इज माय गॉड, मैं उसी को फोकस करूंगा। मैं जब पार्टी के सामने बैठता हूं तो मैं सिर्फ एक ही सोचता था कि मैं पार्टी का भला कैसे कर सकता हूं। सिर्फ एक ही दिमाग मेरा कॉन्सेंट्रेट होता था कि मैं पार्टी का भला कैसे कर सकता हूं। सामने जो पार्टी बैठी है वो मेरा भगवान है। और आप जरा सोचो, आप जिस भी भगवान में मानते हो, आप जिस भी ईश्वर में मानते हो, जिस भी प्रभु में मानते हो, समझ लीजिए आपके सामने वो बैठा है और उसको आपको प्रेजेंटेशन देना है। कितनी रिस्पेक्ट दोगे, कितना प्यार दोगे, कितनी मोहब्बत दोगे, कितने अच्छे से समझाओगे। अगर नहीं भी समझ में आया तो इरिटेट नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होंगे। इसके अनगिनत फायदे। देखो, वर्ड एक है कि कस्टमर इज गॉड। आज तक हमने सुना हुआ है कि कस्टमर इज गॉड, लेकिन अगर इसको सच में भगवान हम मानेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से हम उसको समझा सकते हैं, उसको मना सकते हैं। और बहुत बार जैसे हम कहते हैं ना, कभी कोई तकलीफ में होता है, कभी कोई मुसीबत में होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? भगवान उसकी परीक्षा ले रहा है। तो भगवान अगर नहीं भी मानते हैं तो मैं भगवान के ऊपर नाराज नहीं हो सकता। मैं भगवान को ऐसे कोई शब्द नहीं बोल सकता, भगवान को मैं दुखी नहीं कर सकता। इस तरह से अगर हम कस्टमर इज गॉड ये समझेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से हम पार्टी के सामने बैठ सकते हैं और बहुत अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं। सेकंड जो चीज है, सेकंड पॉइंट है जो सेल्स फंडामेंटल का, कस्टमर फोकस का सेकंड पॉइंट है, फोकस स्पेसिफिक कस्टमर नीड। पहली बात तो मैं कस्टमर को भगवान मानूंगा और उसके बाद मैं भगवान को प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो मैं उससे क्या चाहिए। देखो, हम अगर भगवान के पास अगर हम जाए ना तो लोग बोलते ना, हम अगर भगवान के पास जाए और हम मांगते रहे, अपने लिए मांगते रहे, तो लोग क्या बोलते हैं अपने को? अरे ये तो भिखारी है, ये मंदिर भी जाता है, भीख मांगने के लिए जाता है। मैं अगर कस्टमर के सामने बैठा हूं और मैं मेरे बारे में अगर सोचूं कि इसमें मुझे कमीशन कितना मिलेगा, अगर इसने इतना टर्म लिया तो मेरा कमीशन बढ़ेगा, तो मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म कर लूं तो मेरा कमीशन ज्यादा आएगा। कुछ भी ना सोचते हुए सिर्फ हम एक ही चीज फोकस करें कि उसकी जरूरत क्या है, भगवान को क्या चाहिए। अगर वो चीज अगर हम लोग फोकस करें। एक बहुत अच्छी एक छोटी सी बात आई थी, आप सभी के पास में पहुंची होगी। उसमें कहा था कि एक अंधा आदमी रोज मंदिर में आता है, रोज मंदिर में आता है, दर्शन करता है और अपनी लकड़ी लेके जाता है। दूसरा एक व्यक्ति उसको देख रहा है, उसको बीच में रुका के एक दिन पूछ रहा है, बोला भाई एक बात बता, तुझे दिखता तो है नहीं, और तुझे दिखता है नहीं तो यहां आके तू दर्शन किसका कर रहा है? तो अंधा आदमी बोलता है मुझे भगवान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भगवान तो मुझे देख रहे हैं ना, तो मेरी प्रेजेंस हो रही है, ये भगवान को तो पता चल रहा है ना, भले मुझे नहीं दिख रहे। बस ये लेवल का अगर ट्रस्ट हो, हमारे कस्टमर के लिए हम काम करें, हमारा कस्टमर का भला हम सोचे, हमारे कस्टमर का
नीड्स के ऊपर हम फोकस करें। ये सेल्स फंडामेंटल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा मुद्दा है ऑलवेज अपडेट विथ प्रोडक्ट नॉलेज। अभी भगवान को बेचना है, कोई चीज बेचनी है और उस चीज की आपको जानकारी ही नहीं है, आपके पास परफेक्ट प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट नॉलेज की कमी है तो कहीं गलती से भी तुम भगवान का बुरा कर बैठोगे, तुम तुम्हारे कस्टमर का बुरा कर बैठोगे। सो याद रहे, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है। आज मेरे जो यूट्यूब चैनल है तो उसमें बहुत सारे विविध वीडियोस मैं उसमें डालता हूं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ 2-4 हफ्तों पहले जीवन सरल के ऊपर मैंने डाला था, और वो जीवन सरल के अंदर में मैंने कहा था कि इसमें शायद एजेंट प्रॉपर समझ नहीं पाया, शायद पार्टी प्रॉपर समझ नहीं पाई। इसके लिए ये जो भी चल रहा है वो भी हायर एज के लिए, जीवन सरल जिन्होंने भी यंग एज में लिया है उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जिन्होंने हायर एज में लिया है तो जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर वीडियो मैंने बनाई है। तो उसमें कुछ लोग कमेंट डालते हैं और कस्टमर भी देख रहे हैं ना, तो कस्टमर लोग कमेंट डालते हैं कि मुकेश भाई आपने बहुत अच्छी तरह से बताया ये प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन जब हम ये प्रोडक्ट खरीद रहे थे ना उस समय हमारे एजेंट ने अगर इस कदर बताया होता तो हमें कोई दिक्कत ना होती। इसका मतलब क्या है कि हम प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझे नहीं और हमने 55 साल के आदमी, 57 साल के आदमी, 60 इयर्स के आदमी को हमने वो पॉलिसी बेचा और अभी एक्चुअल उन्होंने जो पे किया उससे भी कम मिल रहा है। सो याद रहे, कभी भी प्रोडक्ट जो है ना उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो हमेशा अपने प्रोडक्ट का नॉलेज रखो। मैं तो एक कदम और आगे बढ़ के आपको कहूंगा कि खाली प्रोडक्ट के नॉलेज की जरूरत नहीं है, बट प्रोडक्ट के साथ क्या करना चाहिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बहुत सुंदर कहानी है। देखो, एक माधुरी दीक्षित का स्टोरी है कि माधुरी दीक्षित दुबई में शूटिंग के लिए गई हुई थी और वहां पर शूटिंग चल रहा था। जब भी ब्रेक हुआ तो आप सभी को मालूम है कि बहुत बड़ा वहां पे गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का मार्केट है। गोल्ड सुख वहां पर उसको बोलते हैं वो इलाके को। मैं खुद वहां पर गया हुआ हूँ। जैसे हमारे यहाँ इमिटेशन ज्वेलरी के शॉप में कैसे वो सोने के चेन्स, मतलब नकली सोने के चेन्स पूरे ढक के ढक होते हैं, एग्जैक्टली वहां होलसेल के भाव में ऐसे आपको ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। जबरदस्त, कभी मौका मिले जरूर जाइए, हमारे साथ रहेंगे तो जरूर अच्छे पैसे कमाएंगे और दुबई घूमने जाएंगे आप लोग, राइट। तो दुबई में जब भी माधुरी दीक्षित गई हुई थी तो उस समय पे शूटिंग खत्म होने के बाद अब कोई दुबई जाए और गोल्ड मार्केट में ना जाए। सुख का मतलब गोल्ड सुख, सुख का मतलब मार्केट होता है, अरबी में उसको सुख बोलते हैं। कोई गोल्ड मार्केट ना जाए ऐसा होता है। माधुरी दीक्षित भी चली गई वहां पर और वहां ना आपको 80-90% जो व्यापारी है वो इंडियन व्यापारी मिलेंगे आपको। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, अगर मैं आपको उठा के दुबई के गोल्ड सुख के मार्केट में खड़ा कर दूं ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये मुंबई का कोई इमिटेशन ज्वेलरी का मार्केट है। एग्जैक्टली वैसा ही आपको दिखता है। सब इंडियन लोग होते हैं और अंदर भी जाके आप बात करो, आप हिंदी में आपसे बात करते हैं अच्छे से। वहां पर माधुरी दीक्षित जब एक शोरूम में गई, उसने ऐसे ही घूमने के लिए गए थे और वहां पर जाने के बाद उसने देखा कि एक सेल्समैन उसको अलग अलग प्रकार के डायमंड दिखा रहा है, डिफरेंट डायमंड दिखा रहा है और ये देख रही है, यस यस यस, गुड 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 गुड, बट शी हैज नॉट परचेस्ड एनीथिंग। उसने कुछ भी परचेस नहीं किया। वो निकल रही थी और जैसे वो निकल रही थी, और बहुत फेमस एक्ट्रेस है, मालिक जो है वो जानता था, तो उसने माधुरी जी को रुकाया। माधुरी जी 1 मिनट रुकेंगे, आप मेरे सामने आएंगे। उसको कहा उस सेल्समैन को वो डायमंड्स लेके आ, और डायमंड्स लेके आए और लेके आने के बाद में वो डायमंड्स में से उसने कुछ डायमंड दिखाए और दिखाने के बाद माधुरी दीक्षित को लेने की इच्छा हो गई।
और माधुरी ने वो डायमंड परचेस किए। जब भी वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रही थी, उस समय उसने क्वेश्चन पूछा इस दुकानदार को, भाई साहब एक बात बताओ, आपके सेल्समैन ने भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया, बट समहाउ मैं समझ नहीं पाई, लेकिन आपने जो मुझे समझाया और डायमंड की खूबी जो बताई, तो मुझे लेने की इच्छा हो गई। तो ये दोनों के प्रेजेंटेशन में क्या फर्क रहा? हंस के वो मालिक बोल रहा है, बोल रहा है माधुरी जी, मेरे नौकर को, मतलब मेरे एम्प्लॉय को डायमंड का ज्ञान है, प्रोडक्ट नॉलेज है, मेरे एम्प्लॉय को डायमंड का ज्ञान है, बट आई लव डायमंड, मैं डायमंड को प्यार करता हूं। बस प्रोडक्ट नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन प्रोडक्ट के प्रति आपका विश्वास, प्रोडक्ट के प्रति आपका प्यार, वो भी एक अल्टीमेट लेवल की बात है, राइट? सो हमें ये दोनों चीजें, प्रोडक्ट नॉलेज भी होना चाहिए और मुझे प्रोडक्ट के प्रति विश्वास भी होना चाहिए, जो मैं बेच रहा हूं उसके प्रति मेरा पूरा विश्वास होना चाहिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट में चौथा पॉइंट मैंने लिया है, फोर्थ पॉइंट है गिव प्रायोरिटी टू सर्विस। कस्टमर फोकस की बात हो रही है। देखो मेरा मेन पॉइंट कौन सा चल रहा है? सेल्स फंडामेंटल्स, और सेल्स फंडामेंटल्स में कस्टमर फोकस की बात चल रही है, और उसमें चौथा मुद्दा यह है गिव प्रायोरिटी टू सर्विसेज। हमेशा सर्विसेज देने की प्रायोरिटी दो। कस्टमर इज गॉड, भगवान बुलाए और हम ना जाए, जरा सोचो कितनी बुरी बात है, कितनी गलत बात है। ये सेल्स फंडामेंटल के खिलाफ है। हम आपको सिखाते हैं कि सर्विसेज के लिए आप असिस्टेंट रखो, क्योंकि मालूम है, देखो जैसे जैसे हमारा काम बढ़ते जाएगा तो उस समय पे शायद हम पूरी तरह से सर्विसेज देने में न्याय ना दे पाए, क्योंकि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ इयर्स बढ़ते जाएंगे और अच्छा काम आप करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको कस्टमर बेस बड़ा होता जाएगा, तो आपको सपोर्टिंग हैंड्स की जरूरत पड़ेगी। मैं जो नए एजेंट है उनसे नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जो पुराने एजेंट है तो उन्होंने डेफिनेटली एक सर्विसिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट अपना खड़ा करना चाहिए। वहां पर हमने स्टाफ डेप्यूट करना चाहिए। जहां आपकी जरूरत है वहां पर आपने आपकी प्रेजेंस भी आपको दिखानी है। सो इस तरह से अगर हम प्रायोरिटी दे, सर्विस को अगर हम प्रायोरिटी दें। पांचवा पॉइंट है बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट। आपका कस्टमर का आपको भरोसा जीतना है। बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट, आपके कस्टमर का आपको ट्रस्ट जीतना है। बहुत सुंदर बात। अभी एक्चुअली हम लोग भी, हम सब लीडर्स है ना, आज 6 लीडर्स हैं हम लोग भी प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हम सब, हमारे जो भी लीडर्स के प्रोग्राम है वो हम खुद भी अटेंड करते हैं। कल हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर्स कोर्स था और करीब 250 डेवलपमेंट ऑफिसरों को कल हमने 3 दिन तक वो प्रोग्राम चल रहा था। मैं और दीपक सर, हम दोनों मिलके वो सेशन को कवर कर रहे थे। दीपक सर ने एक बहुत सुंदर बात बताई थी कि कस्टमर का भरोसा कैसे जीतना, उसके ऊपर एक बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई थी। और वो बात क्या थी मालूम है? इन्फोसिस के नारायण मूर्ति, एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल रहा था उनको, आईटी का, किसी सॉफ्टवेयर का, इनको डेवलप करने का। इन्होंने कोट किया कि इतने करोड़ रुपए लगेंगे, हम बना के देंगे, आपको चाहिए, आपका मन चाहिए वैसा हम प्रोडक्ट बना के देंगे, बट इतने करोड़ रुपए आपको लगेंगे। जब भी इन्होंने कोट दिया तो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और चेयरमैन ने सबके साथ सलाह मशवरा करने के बाद नारायण मूर्ति साहब को फोन लगाया
और नारायण मूर्ति साहब को कहा कि रेट में कुछ कम करके दीजिए। आपने जो कोट दिया है वो थोड़ा हायर साइड जा रहा है, रेट को कम करके दीजिए। नारायण मूर्ति साहब ने उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि करोड़ों का सवाल है, करोड़ों का टर्नओवर का सवाल है, एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़ी रेप्यूटेड कंपनी का ऑर्डर है, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई, सबसे अपनी अपनी राय मांगी उन्होंने, सबने अपनी अपनी राय दी। सबका यह कहना था कि 15-20% तक हम नीचे जा सकते हैं। सबकी राय सुनने के बाद नारायण मूर्ति साहब ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि मैं जो प्रोडक्ट उनको देना चाहता हूं उसमें मैंने बेस प्राइस रखा हुआ है, अगर इससे नीचे हम जाएंगे तो या तो मैं प्रोडक्ट को अच्छी तरह से दे नहीं पाऊंगा, या तो मैं सर्विस को अच्छी तरह से दे नहीं पाऊंगा, और ये अगर मैं अच्छी तरह से ना दे पाऊं, मेरा दिल नहीं मानेगा। मुझे ऐसा लग रहा है भले ऑर्डर जाए तो जाए, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता हूं, मैं प्राइस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता। अल्टीमेटली ही इज द चेयरमैन ऑफ द इंफोसिस। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है कीजिए। जब भी इस कंपनी के साथ इंफोसिस के नारायण मूर्ति साहब और उनके डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, और उस समय पे इन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किया, कहा कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो शायद जितने आदमी लगने हैं आईटी के एक्सपर्ट्स उतने मैं ना लगा पाऊं। शायद मैं अगर प्राइस में कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो जो प्रोडक्ट की मैं प्रॉमिस दी है शायद मैं फुलफिल ना कर पाऊं, जो सर्विस देने का मैंने वादा किया है वो शायद मैं प्रॉपर ना दे पाऊं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि ऑर्डर अगर आप नहीं देंगे तो चल जाएगा, लेकिन मैं प्राइस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता। इंफोसिस के डायरेक्टर को लगा चलो अभी बैग उठाओ और निकलो यहां से, लेकिन उस समय पे उस कंपनी के चेयरमैन साहब ने बोला नारायण मूर्ति साहब, हम आपका टेस्ट ले रहे थे, हम भी आपके कोटेशन में 1 रुपया कम करना नहीं चाहते। अगर आपने डिस्काउंट ऑफर किया होता तो शायद ये ऑर्डर आपके पास ना आते, किसी और कंपनी के पास मजबूरी से हमको देना पड़ता। जरा सोच के देखो दोस्तों कि जो भी कस्टमर है उसका ट्रस्ट, उसका भरोसा जीतना कितनी बड़ी बात है और कितनी इंपॉर्टेंट बात है।